कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। समझ में आ गया है पूरा? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सर जब दो एलिमेंट मिलके एक नया एलिमेंट बनाते हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन। और डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज होना, एक एलिमेंट टूट जाना। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना। हाँ या ना? डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? हटाना। बेटा पैर मत हिलाइए, है ना, फोकस। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? हटाना। क्या होता है? हटाना। इसका मतलब ये है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ने हैं कि कोई एलिमेंट होगा, किसी एलिमेंट को हटा रहा होगा। कोई एलिमेंट होगा, किसी एलिमेंट को हटा रहा होगा, वैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डन। अब कोई एलिमेंट क्या है? आ जाओ। कोई एलिमेंट का मतलब यह है जो मजबूत रहेगा वही युद्ध में टिकेगा और जो कमजोर रहेगा वो हार जाएगा। बोलो यस। बिल्कुल वही चीज है। आ जाओ। जो मजबूत रहेगा वही टिकेगा और जो कमजोर रहेगा वो हार जाएगा। और तुम्हारे जगह पे तुमसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे रिजल्ट निकाल करके और लेकर चले जाएंगे और तुम लोग मुंह चिहार के देखते रहना। ठीक है बच्चों? इस कारण से बोलते हैं ना, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। सर्वाइव वही करेगा जो बहुत फिट रहेगा। इस कारण से अपने आप को बहुत फिट बनाओ। फिट इन द सेंस जो पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक? इसी का उदाहरण है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो कमजोर है उसको हटा दिया जाएगा, जो कमजोर है उसको हटा दिया जाएगा। केमिस्ट्री में कमजोर किसको बोलते हैं? जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। केमिस्ट्री में कमजोर बोलेंगे जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग है अभी के उसमें, गोल्ड है ना। एनीवेज आ जाओ। तो कुछ सीरीज बनाए गए हैं जिसको कहते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव है यानी कि कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है या जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है? तो ये आपको रटने हैं बिल्कुल। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है? आगे आओ। इसका ट्रिक है, ट्रिक गया तेल लेने। आपको ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है ना? कैसे याद करने हैं देखो, दो दो करके याद करना है। हालांकि नाइन्थ में भी बहुत बच्चे याद किए होंगे शायद इसको। याद किए? नहीं किए? चलो कोई बात नहीं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो है पोटासियम। कौन सा है बच्चों? पोटासियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सबसे ज्यादा पोटासियम के बाद आ गया सोडियम कैल्शियम। पोटासियम सोडियम, सबसे ऊपर कौन सा आएगा बच्चों? उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटासियम, पोटासियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही तीनों है। पोटासियम, अगर तुम पोटासियम को नॉर्मल एयर में तुम ले आओगे ना तो वो जलने लग जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, धुआं निकलने लग जाएगा। इसका मतलब वो रिएक्ट करने लग जाएगा रूम टेम्परेचर पे भी। इसका मतलब अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो तुम उसको पोटासियम का हार पहना दो। फास्फोरस भी करता है मतलब? हाँ करेगा ना, फास्फोरस नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? लेकिन फास्फोरस ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, ऐसे नहीं करेगा रिएक्ट, क्योंकि माचिस के डिब्बी पे रेड फास्फोरस होता है। तो क्या वो ऐसे रिएक्ट कर जाता है? हाँ व्हाइट फास्फोरस भी करता है। हाँ ठीक है। आ जाओ। तो पोटासियम याद रखना बच्चों, पहला नंबर पे कौन सा है? पोटासियम। अरे बोलो ना, पहला नंबर पे, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे मैग्नीशियम। तीनों को लगातार याद करना है, पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। बोलो पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। बोलो, बोलो। पहले पोटासियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम, है ना? अच्छा सी ए के, हाँ ये सी ए लिख दिए, सी ए कैल्शियम। बोलो पहला, पहला बच्चों ये हो गया पोटासियम जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। बोलो यस।
रिएक्टिव सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है कौन सा, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। कौन सा आता है ये, एल्यूमिनियम। कौन सा आता है बच्चों, एल्यूमिनियम आता है बच्चों। उसके बाद आएगा जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। दो दो करके याद करना है, जैसे यहां तक तो हम लोग को याद हो गया। फिर जिंक, आयरन, जिंक और आयरन, फिर टिन और लेड, फिर कॉपर और सिल्वर और लास्ट में गोल्ड। लास्ट में गोल्ड। अब गोल्ड को कहा जाता है कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। मतलब उसको तुम हवा में ले जाओ, पानी में ले जाओ, उसको तुम बॉईल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट्स वाई हम लोग सोना का हार पहनते हैं या फिर सिल्वर का भी पहनते हैं, सिल्वर का, क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव है। लेकिन तुम जैसे ही पोटासियम का हार बनाओगे तो वो हवा में आते ही उसमें आग लग जाएगा। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो आग लग जाता है। और यही रीजन है कि पोटासियम को और सोडियम को कभी भी ओपन एयर में नहीं रखते हैं, उसको केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं। अब अगर कोई पूछे है कि बताओ केरोसिन के तेल में सोडियम या फिर पोटासियम को क्यों रखते हैं, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तब उसमें रिएक्शन हो जाएगा, उसमें आग लग सकता है, उसमें से धुआं निकल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम, उसके बाद सोडियम। अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे लास्ट में आ जाता है सबसे कम रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों हम लोग को यही पढ़ना है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा मेटल, वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। हम लोग को यही पढ़ना है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में यही पढ़ना है ना। देखो तो जरा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये लोग तुम लोग पे, ये वाला चीज तुम लोग पे छोड़ देना, कर लोगे ना। क्लास 10th के बच्चों से ये उम्मीद किया जाता है कि ये फिंगर टिप पे हो। ठीक है, अगर ये फिंगर टिप पे नहीं हुआ तो फिर रिएक्शंस ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाएंगी, सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। आगे देखो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, वन एलिमेंट जो कि बच्चों क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा अदर एलिमेंट को जो कि कम रिएक्टिव है, और क्या बनाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है। ध्यान दो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सा सॉल्यूशन बनता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सा सॉल्यूशन बनता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। अगर हम ये बोले इसमें क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को। ठीक है, अब इसमें तुमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुमको क्या करना है, तुमको याद रखना है बच्चों कि एक जो एलिमेंट होगा वो कोई मेटल होगा। ये थोड़ा सा एक जल्दी पकड़ने का तरीका है। जैसे बोलता है कि बताइए कौन सा डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि एक कंपाउंड होगा और कोई एक मेटल होगा। जैसे देखो, देखो बच्चों, देखो तो ये कंपाउंड दिख रहा है तुम लोगों को, कॉपर और सल्फेट कंपाउंड है। और देखो आयरन अपने आप में एक सिंगल मेटल है ना। तो जैसे ही हाँ जरूरी है ना, मेटल जरूरी है। देखो यहाँ पे तो आयरन, ठीक है, या फिर सिंगल एलिमेंट बोल दो, सिंगल अभी एलिमेंट बोल दो, ठीक है ना, अभी एलिमेंट बोलो, सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, सर यहाँ पे कॉपर है और सल्फेट है, कॉपर है और सल्फेट है। तो बताओ, कॉपर, सल्फेट और आयरन को ऐड किया गया। तो अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। सबसे पहले कॉपर, कॉपर कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। ठीक है, और आयरन कहाँ है, कहाँ है, आयरन यहाँ पे है। तो बताओ तो ये ज्यादा रिएक्टिव है ना इससे, क्योंकि ये ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो बताओ तो ये कमजोर हो गया और ये ताकतवर हो गया ना, हो गया। तो ये वाला जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखो कॉपर यहां से गायब हो गया, यहाँ पे आयरन आ गया। ठीक है, कॉपर फुदक करके बाहर निकल गया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो तो ज्यादा मोर रिएक्टिव जो है मेटल, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को बताओ तो डिस्प्लेस कर दिया ना, डिस्प्लेस कर दिया। और क्या बन गया, FeSO4, FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट ब्राउन कलर का होता है, हम लोग को पता है। समझ में आ रहा है बुआ,
वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई दिक्कत है क्या किसी को कि सर ज्यादा वाला एलिमेंट, बस तुमको ये याद होना चाहिए बच्चों, ट्रस्ट में, ये याद नहीं होगा तो फिर नहीं बन पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो है वो ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तभी तो कर पाओगे ना डिस्प्लेस। आपको सिर्फ ये दे देगा और ये निकालने के लिए बोलेगा तो नहीं कर दोगे क्या? कर दोगे ना। और ये कब करोगे? जब आपको ये पता होगा। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? देखो तो हो रहा है ना, देखते रहना, ठीक है, रुकेगा तो बताना। आ गया बात समझ में सभी को? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो इसका एक ट्रिक है, हालांकि ट्रिक व्रिक हम वो बहुत प्रीफर नहीं करते। आप लोग जो रॉ चीजें हैं ना उसको याद रखो, वो ज्यादा बेटर होगा भविष्य के लिए भी, ठीक है। जैसे एक ट्रिक है, ये है ना, इसको बोलते हैं ये काशी, काशी के से क होता है काशी, एन ए काशीनाथ, काशीनाथ का माली, माली आलू जरा फीका पकाता है, पकाता है। उसके बाद एसन इसको अलग से याद करना पड़ता है। उसके बाद कौन है, आगे आओ, ऐसे करके बकवास सा ट्रिक है, हम भी याद किए थे वैसे तो, लेकिन हमको लगा कि यार ये मजा नहीं आ रहा है, खुद से याद कर लो, है ना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आओ। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। काशीनाथ, नाथ एन ए नाथ, का सी ए का यानी कैल्शियम, काशीनाथ का माली, माली एम जी, ठीक है। ऐसे करके कुछ ट्रिक है, लेकिन ट्रिक व्रिक हम लोग प्रीफर नहीं करते, हम लोग को रॉ चीजें याद करने हैं, ठीक है। काशीनाथ का माली बिल्कुल नहीं। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब नीचे से याद करोगे, सबसे नीचे गोल्ड होता है, उसके ऊपर सिल्वर होता है, उसके ऊपर कॉपर होता है, तो तीन, नीचे से तीन याद हो गया, नीचे गोल्ड सिल्वर कॉपर, गोल्ड सिल्वर कॉपर, सोडियम पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद पोटासियम बोले ना हम, पोटाशियम सोडियम, अच्छा उल्टा बोल दिए, ठीक है। पोटासियम सोडियम कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर जिंक आयरन टिन लेड, ये तो याद करना है बस। जिंक आयरन टिन लेड, बस ये याद करना है। नीचे से गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके ऊपर कॉपर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब देखो बच्चों यहाँ पे, बच्चों देखो तो ये जेडन है ना, जेडन मतलब जिंक, सीयू मतलब कॉपर। अब तुमको याद रहेगा कि कॉपर, कॉपर नीचे है, नीचे है, देखो तो कॉपर यहाँ पे है, कॉपर। अब देखो जिंक कहाँ पे है, तो जिंक यहाँ पे है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये इसको क्या कर दिया, उठा के पटक दिया। क्यों पटका? क्योंकि सर ये ज्यादा रिएक्टिव है, इससे बोलो हाँ। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उठा के पटक देगा। कंपाउंड में देखना, देखो यहाँ भी हम लोग कंपाउंड में देखे, ये एलिमेंट है, अब ये कंपाउंड, ये एलिमेंट, अब तुमको देखना है कि पटकेगा कि नहीं पटकेगा। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर के जगह जुड़ जाएगा कौन, जिंक, ठीक है। काहे काहे कि एलिमेंट चाहता है कि हम कंपाउंड बना दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम यहाँ देखो, ये कॉपर और ये जिंक हो गया, ये कॉपर और ये जिंक हो गया, तो अब जिंक तो ज्यादा है सर रिएक्टिव, कॉपर इससे कम, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, देखो कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो बताओ तो डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ये पहले से स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पे कट्टम कुट्टम कर दिए हैं कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब देखो, अब पीबी का मतलब क्या होता है पता है ना, लेड होता है। अब तुम बताओ, ये सर लेड हो गया और ये कॉपर हो गया, तो कॉपर बताओ, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? कम रिएक्टिव है, और ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर के जगह लेड आ जाएगा, तो देखो तो आ गया ना लेड, और कॉपर बाहर निकल गया ना। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, नहीं है सिंपल क्या, बस तुमको ये याद होने चाहिए। डन, डन, आएगा तो कर दोगे। अब देखो, कैन ZnSO4 सोल्यूशन केप्ट इन अ बीकर ऑफ कॉपर, क्या ZnSO4 का सोल्यूशन हम लोग कॉपर के बीकर में रख सकते हैं? क्यों रख सकते हैं? कॉप, ठीक है ना, समझ में आ गया, बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया सबस्टांस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, किसी भी तरीके का कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनेगा। डन, आगे बढ़ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सभी को समझ में आ गया, 2 बार 3 बार घर पे पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो, तो ये समझ में आ गया ना कि सर एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा डिस्प्लेसमेंट में। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दोनों कंपाउंड होगा। तो अगर पूछेगा कि बताइए कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो रिएक्शन देख के बता देंगे ना। जैसे देखो, ये देखो बच्चों, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में ये भी
देखो ये भी बच्चों कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, दिख रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें भी सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। जैसे देखो ये सोडियम है और ये बेरियम है। सोडियम बताओ, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है? हाँ नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि अब एक का पता है ना, एक एक तो दे दिया सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि उठा के जरूर पटकेगा। देखो तो जरा, Na के साथ क्या जुड़ गया, Na के साथ जुड़ गया क्या, Cl जुड़ गया, और बेरियम के साथ क्या जुड़ गया, सल्फेट। देखो तो बेरियम सल्फेट हो गया और NaCl हो गया, नहीं हो गया क्या? इसमें तुम सीधा सीधा एक चीज कर सकते हो, पता है क्या? कुछ नहीं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका आगे वाला जुड़ जाएगा इसके पीछे वाले से, देखो जुड़ा हुआ है, और इसका आगे वाला जुड़ जाएगा इसके पीछे वाले से। देखो मोस्ट ऑफ द केस में यही तुमको देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ, जनरली, जनरली का मतलब समझ में आता है ना, मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये देखने को मिलेगा। तब तो सीधा लिख सकते हैं ना, सीधा लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे PbNO3 और ये, अब Pb तुमको लेड पता है और पोटासियम आयोडाइड तुमको नहीं पता है, तो सिंपली क्या करना है बताओ, दोनों कंपाउंड है कि नहीं है, बताओ दोनों कंपाउंड है कि नहीं है? तो बताओ ये वाला, ये आयोडाइड है, तो पोटासियम जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या बना गया, बना दिया पोटासियम नाइट्रेट। और ये क्या है, याद है? याद है ना कौन से कलर का होता है? देखो बार बार हम ये रिमाइंडर करवा रहे हैं, ठीक है? तो रिएक्शंस समझ में आ गया ना। अभी देखो, अभी एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं, अभी हम धड़ल्ले से बहुत सारे रिएक्शंस करवाएंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा तुमको दिमाग खुलने लग जाएगा, ठीक है? अगर हम बोलेंगे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट? नहीं कर दोगे? नहीं कर दोगे? कर दोगे ना? अच्छा, एक हम क्लास थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने का लेंगे कि भैया ये बताइए कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है? ये करने बहुत लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी आता होगा, ठीक है? तो बताओ यहाँ तक क्या दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि भैया आपस में क्या करेगा, म्यूचुअली मेटल्स आपस में डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक? समझ में आ गया? बहुत समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? उसमें कोई एक एलिमेंट होगा, इसमें कंपाउंड होगा, तो देखते ही हम लोग टिक मार देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। हम तुमको दिखा रहे हैं कि अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है? डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल आता है, देखो ध्यान से। यहां तक डन हो गया पूरा बात? अब हम लोग का लास्ट रिएक्शन पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब तुम लोग के पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से अपना नोट्स एक बार रिवाइज करिए। यू हैव 2 मिनट टाइम, जल्दी से नोट्स रिवाइज करिए। अभी जो 2 टॉपिक पढ़े आराम से डिटेल में। अब हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक बच गया है, और ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? देखो जब तक बोलोगे नहीं ना, तब तक हम सिखा ही नहीं पाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। रिडॉक्स का मतलब होता है सर, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां भी होगा उसको बोलेंगे कि वो हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। कहीं भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात ये है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी भी एलिमेंट में, अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब कहें कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन को गायब किया जा रहा है, हट रहा है, तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे, अब ये कॉपर है ना, कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, कॉपर और ऑक्सीजन, और बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो बताओ तो यहाँ पे ये कॉपर था और कॉपर से बन गया कॉपर ऑक्साइड, तो बताओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बोलो हाँ। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तब कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ। हुआ ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होना। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, और जब फाइनल रिजल्ट निकला तो यहाँ पे कॉपर बच गया। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीजन माइनस हो गया।
जब ऑक्सीजन माइनस हो गया तो क्या कह दिए कि भैया इसका रिडक्शन हो गया, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अब यहां देखो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? सिंपल नहीं है क्या? बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चों, बोलो हाँ। हाइड्रोजन है कि नहीं है? सर हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बोलो हाँ। हाँ, यस और नो? ऑक्सीजन ऐड हुआ तो बताओ तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब इसमें रिडक्शन भी हो रहा है ना सौम्या, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना, तो इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं ना, बोलो हाँ। हाँ हाँ, तो समझ में आ गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सर वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक और डेफिनेशन बताते हैं, आ जाओ। ऑक्सीडेशन क्या होता है सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तुम दोनों में से कोई सा भी एक याद रख सकते हो। देखो, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो हाइड्रोजन वो होगा, वो रिमूव होगा, रिमूव, या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन या फिर मेटल। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में अगर हाइड्रोजन या फिर मेटल रिमूव हो रहा है तब कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, दो कंडीशन याद रखोगे ना, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना, या तो हाइड्रोजन और मेटल का गायब हो जाना, रिमूव हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों? या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन और मेटल गायब हो जाएगा। ठीक, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखो, यहां ही हो जाएगा, वाह यार वाह। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट, अब बोले, अब देखो, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, बड़ा आसान है ये टॉपिक। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, या तो तुम्हारा हाइड्रोजन या फिर कोई मेटल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहां पे आगे के बताएंगे इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में कहीं दिख गया ना कि मेटल रिमूव हो रहा है, मेटल हट रहा है, रिमूव हो रहा है, तो कह देंगे कि वो क्या है, ऑक्सीडेशन होगा वहां पे। आगे रिएक्शन हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन और कोई भी मेटल का रिमूव होना। अब देखो, जिस भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीडेशन होगा उसको, उसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। बस यही याद रखना है। थोड़ा सा अजीब हो गया ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए ना, नहीं। देखो, जैसे हम इसमें देखे थे ना, देखो जैसे इसमें हाँ यही था ना, हाँ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया, तो इसका नाम उल्टा पड़ जाएगा, इसका कॉपर का नाम हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे पता है? रिड्यूसिंग एजेंट। बस नाम उल्टा हो गया, बस यही याद रखना है कि सर जो नमवा है, नमवा उल्टा हो गया कि द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नाम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा हो गया है, नाम बदल गया है, बस समझ में आ गया? और जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन ना? जैसे देखो, तो ये बात समझ में आ गया ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन क्या होता है सर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो आप ऑक्सीजन को माइनस कर दीजिए, उसको रिडक्शन बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन और मेटल को ऐड कर दीजिए। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन बहुत ही सिंपल है बच्चों। रिडक्शन का मतलब होता है या तो आप ऑक्सीजन को माइनस कर दीजिए, या तो आप कर दीजिए क्या, प्लस कर दीजिए हाइड्रोजन को और मेटल को। अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन गायब हो रहा है तब भी कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी
एलिमेंट में हाइड्रोजन या मेटल ऐड हो रहा है तब भी कहेंगे कि वो क्या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर से नहीं? तो ठीक है, आ जाओ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आएगा, आ गया ना, कि जिस भी सबस्टांस का रिडक्शन होगा उसका नाम पड़ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे देखो यहाँ पे जिस भी सबस्टांस का ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ, और यहाँ देखिए कि कॉपर बच गया, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है, फोकस करो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, बोलो हाँ। तो अगर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, तो इसी का नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ जाएगा, बोलो हाँ। लिख दोगे ना, खुद से लिख दोगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उल्टा कर देना बस, ठीक है। अरे कुछ नहीं यार, दिख रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड सेम है, बस दोनों में सेम ही रहेगा, बस नाम डिफरेंट रहेगा, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, ठीक। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे, अब तुम यहाँ पे देखो, अब रुको 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 रुको, आज तुम लोग को नोट्स दे दिए है ना, पहले दे दिए है ना, फिर भी तुम लोग चोर हो। रुको, तुम लोग खुद बताओगे, ठीक है, चलो आ जाओ, बताना, ठीक, बताना बिना चीटिंग किए हुए, जो चीटिंग करेगा उसको कौवा कट जाएगा। देख लिया सब, देख लिए। देखो यहाँ पे MnO2 का मतलब क्या होता है बताओ, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। अब मैग्नीज, हाँ अब यहाँ पे देखो तो मैग्नीज ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तो गायब हो गया। तो बताओ मैग्नीज ऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें देखें क्या कि यहाँ पे क्लोरीन के साथ देखो तो क्लोरीन अलग हो गया, यानी कि हाइड्रोजन गायब हो गया इसके साथ। आगे एग्जांपल देखो, एग्जांपल दिख रहा है ना सर, इसके साथ हाइड्रोजन गायब हो गया, क्लोरीन बच गया सिर्फ। तो जब हाइड्रोजन गायब होगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा, बोलो हाँ। बताए थे ना पीछे, समझ में आ गया तुमको ना। देखो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। अब नाम लिखना है, बोलता है क्या कि जो MnO2 है इसका क्या हुआ, बताओ, इसका हुआ रिडक्शन हुआ ना, पहले बोलो हाँ। रिडक्शन हुआ तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम, सेम टू सेम। हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता, क्या हुआ, सॉरी हाँ ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम उल्टा बोल दिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे तो इसका हम बोलेंगे ना रिड्यूसिंग एजेंट का नाम, सेम टू सेम। आप पहचान लोगे ना, पूरा पूरा पहचान लोगे। देखो जरा सा पर्दा हटाओ इसका, देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, HCl का, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या हो गया, HCl। रिडक्शन किसका हुआ, MnO2 का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, MnO2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है सभी को ना? थोड़ा सा ऐसे वैसे हो गया है लेकिन ठीक है, समझने योग्य तो है, समझ में आ गया। 2-3 बार घर पे पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा चीज है। अब देखो यहाँ भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो बताओ तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम सोडियम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जब आया तो ऑक्सीजन के साथ मेटल ऐड हो गया, बउआ ऑक्सीजन के साथ मेटल ऐड हो गया, देखो तो एडिशन ऑफ मेटल हुआ ना। ऑक्सीजन है, Na मतलब सोडियम, सोडियम एक मेटल है, तो ऑक्सीजन, नोट्स में नहीं बोर्ड पे, ऑक्सीजन के साथ बताओ तो मेटल ऐड हुआ ना, तो बताओ तो कह देंगे ना कि सर ये रिडक्शन हो गया। नहीं, पीछे देखो, पीछे 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 देखो, रिडक्शन का डेफिनेशन देखो, देखो यहाँ पे रिडक्शन का डेफिनेशन, अरे कहाँ गया, मिटा तो दिए थे, कोई बात नहीं। यहाँ देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से
क्या है बच्चों, यहाँ पे पढ़ो मेरे साथ, बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, मेटल है ना, यानी कि हाइड्रोजन या फिर मेटल अगर ऐड होगा तो बोलेंगे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन देखो तो बच्चों यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्या, बताओ। हाँ देखो तो ये था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो गया, यानी मेटल ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो बताओ तो रिडक्शन होता है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीजन ही हो गया। डन, इजी टॉपिक था बहुत ज्यादा। यही इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है क्या, आसान है। अब तुमको 2-3 बार घर पे पढ़ना है बस। अब देखो, हवा से जो ऑक्सीडेशन होता है उसको एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो हवा से हो, यानी कि हवा के प्रभाव से ऑक्सीडेशन होना। अब ऑक्सीडेशन होना मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या तो हाइड्रोजन और मेटल गायब हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। एरियल ऑक्सीडेशन होता है जो हवा से, बोलो, एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो हवा से ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। डन। अब हम लोग को देखना है कि सर ये जो, हाँ हाँ बोलो, सोडियम ऑक्साइड को पानी की मदद से तो अलग नहीं कर सकते। तो काहे अलग करेगा, अरे तो चुपचाप टॉपिक सीखो ना, काहे अलग कर रहा है, केमिस्ट्री के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है, नहीं तो केमिस्ट्री तुम्हारे साथ खेलेगा ना तो समझ में नहीं आया कुछ। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, देखते हैं हम लोग कि सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बताओ तो। ऑक्सीजन का ऐड होना होता है कि नहीं होता है, और हाइड्रोजन और मेटल का गायब होना होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ, ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं कि सर ये वाला प्रोसेस डे टू डे लाइफ में कहां कहां पे होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो रेंसिडिटी होगा या तो कोरिजन होगा, या तो क्या होगा, रेंसिडिटी होगा या तो हमारा कोरिजन होगा। अब बात ये उठता है कि रेंसिडिटी क्या होता है, तो कुछ नहीं। देखो, जो हमारा फूड है, फूड बना होता है तेल और उसमें चर्बी यानी फैट होता है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो इस फूड पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीडेशन आता है तो उसका जो स्मेल है और टेस्ट है वो खराब हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते, रेंसिडिटी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, यानी कि कोई भी ऐसा फूड जिसमें तेल भी है और फैट भी है, तो उसमें जब अनप्लीजेंट टेस्ट, और जैसे मम्मी लोग देखते हैं ना, कुछ सूंघ के देखती है कि खराब है कि नहीं है, गर्मी के दिन में ज्यादा होता है ना कि कोई चीज फ्रीज में नहीं रखने के बाद सुबह खराब हो जाता है वो, तो मम्मी लोग सूंघ के बता देती है खराब है कि नहीं है, तो उसमें क्या होता है, रेंसिडिटी हो जाता है। ठीक है ना, जैसे अगर अब जैसे ये पता है ना कि, अच्छा नहीं, हमको लगा बारिश हो रहा है क्या। देखो, ये पता है ना कि मान लो कि अगर गर्मी के दिन में किसी के घर पे शादी का फंक्शन है तो अगला दिन सब्जी खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल करने लग जाता है, तो उस सब्जी के साथ क्या हुआ, तो रेंसिडिटी हुआ सर, एरियल ऑक्सीडेशन हो गया उसके अंदर। क्या हो गया, एरियल ऑक्सीडेशन हो गया, कोई दिक्कत, जिस कारण से उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है। तो अगर बोलेंगे रेंसिडिटी, रेंसिडिटी किस फूड में होता है, रुकना, कहाँ जा रहा है, देखना हो रहा है नहीं हो रहा है, ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, एकदम घबरा जाता है बच्चा मेरा। डन ना, डन, यहाँ तक डन ना, पूरा डन ना। रेंसिडिटी किस में होगा, तो वैसा सबस्टांस जिसमें फैट और ऑयल होगा, जब उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है उसको, प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसको बचाने के लिए आदमी क्या करता है, बताओ, सबसे पहला चीज करेगा, या तो उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देगा, एयर टाइट कंटेनर में, कि उसके ऊपर से ऑक्सीजन जाए ही ना, हवा जाए ही ना, एयर टाइट कंटेनर, पहला ऑप्शन। दूसरा, जो चिप्स का पैकेट है इतना दिन दिन तक कैसे रह जाता है, तो चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस रहता है जो कि उसको रेंसिडिटी होने से बचाता है, उसका टेस्ट और स्मेल खराब होने से बचाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है लेज या फिर चिप्स के पैकेट में, ताकि खाना का टेस्ट और स्मेल खराब ना हो, उस पे ऑक्सीडेशन ना हो। डन। दूसरा मेथड क्या, एयर टाइट कंटेनर में तुम पैक कर दो। तीसरा क्या, कुछ तुमको यूज करना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट का नाम बस याद रखना है BHA और BHT। BHA का मतलब होता है ब्यूटालाइट
हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको तुमको याद करना पड़ेगा। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट का नाम है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है बउआ, पढ़ो तो। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। डन। डाल के उसमें डाल देंगे ना, ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट। तू काहे इतना पोस्टमार्टम कर रहा है, हम साइंटिस्ट हैं। बेसिकली इसको क्या करते हैं, ये एक तरीके का मान के चलते हैं केमिकल होता है, जिसको उसमें डाल दोगे ना तो उसमें ऐसा लेयर बना देता है कि उसके ऊपर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, और एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं, जिस कारण से खाना खराब नहीं होता है। बताओ, बहुत टफ है क्या? आसान सा चीज है। नेक्स्ट देखिए, और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट स्लाइड है, जिसको बोलते हैं कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? अगर तुम किसी भी मेटल को हवा या फिर पानी के कांटेक्ट में छोड़ दोगे तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है, उसी लेयर को हम लोग कोरिजन बोलते हैं। और जब ये आयरन के केस में होता है तो उसको रस्टिंग बोल देते हैं। यानी कि तुम आयरन को हवा और पानी, यानी छत पे तुम लोहा का छड़ रख दो तो कुछ दिन के बाद देखोगे कि उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ लेयर चढ़ गया। उस लेयर का नाम क्या होता है? रस्टिंग होता है। उस लेयर का नाम क्या होता है? रस्ट होता है, जिसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। डन ना। यानी कि जब मेटल एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है? कोरिजन होता है। द इटेन अप ऑफ मेटल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ मॉइस्चर और केमिकल्स इज नोन एज कोरिजन। डन। धीरे धीरे उस मेटल को अंदर से खोखला कर देता है। बाद में जब तुम उस रॉड को उठा के तोड़ भी दोगे ना, टूट जाएगा, है ना, टूट जाता है ना। जो जंख लगा हुआ जो रॉड होता है उसको तुम तोड़ना, वो आराम से टूट जाएगा, आराम से मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं तोड़ेंगे पागल, क्योंकि उसके अंदर सॉरी, क्योंकि उसमें रस्ट के कारण उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो खोखला हो जाता है। क्या होता है? खोखला हो जाता है। पूरा बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, कोरिजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। अब ये तुम्हारे भविष्य के लिए और तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, ये इक्वेशन सीधा एग्जाम में पूछता है कि ये आयरन है, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया तो क्या बनाता है? Fe2O3.XH2O। क्या बनाता है? X। X क्या है? ये पानी का कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। वहां पे हम लोग 7H2O पढ़े थे, 10H2O भी हो सकता है। और ये कैसा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो अगर हम ये पूछें, बताओ रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे? Fe2O3.XH2O, और इसका कलर होता है कैसा? ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 10 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी। जब ज्यादा रस्ट हो जाएगा इसका मतलब पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, कम रस्ट है मतलब कम है। अब देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखना, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है इस एग्जांपल है किस चीज का? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। बोलो हाँ। और ये तुम्हारा चैप्टर हो गया पूरा खत्म। हाँ, बैलेंसिंग एक टॉपिक बचा हुआ है, सही पकड़े हैं। चलो बैलेंसिंग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बैलेंसिंग छोड़ के चलें तो पूरा चैप्टर का जो थ्योरी वाला पार्ट है हम लोग कवर कर लिए, पूरा पोस्टमार्टम हो गया चैप्टर का, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पहले कल क्या करें? पहले तो अभी तो हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, कल क्या करेंगे? कल इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सारा जो एक्टिविटी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी, सारा एक्टिविटी से सीधा क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग को पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर देखते हो कि नहीं देखते हो? प्रीवियस ईयर का बुक ले लो और उसको देखते रहो कि कैसे कैसे। अच्छा ठीक है, हम भी दिखा देंगे, आलसी। और उसके बाद क्या होगा? एक्टिविटी हम लोग पूरा देख लेंगे। एनसीईआरटी का इंटेक्स वाला क्वेश्चन और बैक क्वेश्चन वो हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां तक पूरा समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं पढ़े, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए, और रिडॉक्स रिएक्शन का जो एग्जांपल था कोरिजन और रेंसिडिटी, ये पढ़ ली और पूरा चैप्टर हो गया खत्म। आपके पास अभी 5 मिनट का समय है। अभी जो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़े हैं इसको अभी वापस से इसको पढ़िए जल्दी से। अब देखो, हम लोग क्या हुआ है कि इस पूरे चैप्टर का पूरा जो थ्योरी वाला सेक्शन था, जो कॉन्सेप्ट था, हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए, ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक। अब इसको 100% करना है।
सबसे पहली बात तो जो वो है बचा हुआ पोर्शन, केमिकल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, वो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, जिसमें प्रैक्टिस ही मेनली हम करवाएंगे, जिसमें दोनों ही बता देंगे, एक हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा एबीसीडी मेथड। एबीसीडी मेथड काफ़ी सटीक मेथड होता है कि कितना भी बड़ा आपके पास इक्वेशन आ जाए आप कर जाओगे, उससे आराम से कर जाओगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग कल हम लोग देखेंगे, जो लास्ट टॉपिक छूटा हुआ है, ठीक है। तुम लोग का आज का काम क्या है कि घर जाओगे और घर जाने के बाद क्या करोगे कि सबसे पहले कि पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद करोगे, लर्न करोगे, रिवाइज करोगे। पूरा कॉन्सेप्ट कल फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। और कल सबसे पहले बैलेंसिंग देखेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कल टॉपिक वाइज, ठीक है। सीट मिलेगा कल क्वेश्चन का, इसका सीट पूरा मिल गया। अब कल हम लोग क्वेश्चन का सीट देंगे, जिसमें शानदार शानदार क्वेश्चन, इवन इसका भी क्वेश्चन होगा पूरा सैंपल पेपर का, सैंपल पेपर का भी उसमें क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है कि जब व्हाइट वॉशिंग होता है, व्हाइट वॉशिंग, तो कुछ दिन के बाद उसमें से साइन क्यों आने लगता है ना? क्योंकि सर उसमें से सारा उसी से आएगा, नोट से ही सर आएगा, क्योंकि सर उसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे अपीयर होने लगता है, जिस कारण से वो साइन मारता है।